हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकल केमिस्ट्री। मैं नितिन शर्मा आज आपके साथ 2024 में आए गए सभी सवाल डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से कवर करेंगे और वो किस टॉपिक से कॉरस्पॉन्डिंग है, उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या ट्रिक्स लगाई जाती हैं या उनसे बनने वाले और एक्सपेक्टेड सवाल क्या हो सकते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2024 के अंदर आया हुआ है। वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांस। देखिए फर्स्ट रो की बात आ गई ना, फर्स्ट रो की बात आ गई, इसका मतलब सीधी सीधी बात ये है कि 3D एलिमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे 3D एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट हो तो उसको काट देना, क्योंकि आयरन मैग्नीज क्रोमियम सभी 3D एलिमेंट्स हैं। तो हमें सिंपली ये करना है, कि जो आयरन है अब उसको आयरन +1 में कन्वर्ट करना है, पहले +2 में, फिर +2 में करना है और फिर +3 में करना है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करनी है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो ये होगा हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये होगी हमारी सेकंड, और ये होगी हमारी थर्ड। अब ये थर्ड हाई होती है या नहीं होती है वो हमें चेक करना है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नीज से मैग्नीज +1 करना है, मैग्नीज +2 करना है एंड मैग्नीज +3 करना है, मैग्नीज +3 करना है। ये थर्ड आयनाइजेशन। यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी वही हमें देखना है, और सिंपली बाकी सबके लिए करना है, जैसे क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, उन सब के लिए करना है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा आर्गन 18 3d6 4s2, यहाँ होगा 3d6 4s1, यहाँ होगा 3d6 4s0 और यहाँ होगा 3d5 4s0। यहाँ से यहाँ आने में हमें जो मिल रहा है वो है एक हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहीं पर भी एक आयन से दूसरे आयन में जाने के ऊपर अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो वहां पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमेशा लो होगी, हमेशा लो होगी। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s0 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d4 4s0। यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जा रहे हैं डिस्टर्ब्ड हाफ फील्ड में, डिस्टर्ब्ड हाफ फील्ड में, और यहां से यहां जाने में हमेशा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d5 से जो इलेक्ट्रॉन है निकालने के लिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा 1 2 3 4 एंड 5 ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमेशा हाई होगी। तो जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक सिमिलरली हमें किसके लिए देखना है? क्रोमियम एंड वेनेडियम के लिए देखना है। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, क्रोमियम क्रोमियम बोले तो हमें क्रोमियम से क्रोमियम प्लस में जाना है, क्रोमियम +2 में जाना है एंड क्रोमियम +3 में जाना है। ऐसा करने पे आर्गन 18 3d5 4s1, यहाँ पे 3d5, यहाँ पे 3d4 4s0, यहाँ पर 3d3 4s0। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लो होगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड मिल रहा है अपने को, हाफ फील्ड मिल रहा है। यहां से यहां जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी सेकंड वाली, ये फर्स्ट है, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड।
सेकंड वाली जो होगी वो होगी लो, बिकॉज यहाँ पे हमें हाफ फिल्ड अटेन हो रहा है, और यहां से यहां जाने में क्योंकि ये स्प्लिटेड स्टेट में है तो यहाँ पे हमें मिल रहा है T2Z3 1 2 एंड 3 T2Z3 एंड EZ0 मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाफ फिल्ड T2Z3 एंड EZ0 मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लो हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता है ना। वेनेडियम के ऊपर जाते हैं तो वेनेडियम के ऊपर जाते हैं तो वेनेडियम से वेनेडियम प्लस 1, फिर वेनेडियम प्लस 2 एंड वेनेडियम प्लस 2 से वेनेडियम प्लस 3 में जाना पड़ेगा। ये होगा आर्गन 18 3D3 4S0। यहाँ पर जाएंगे तो होगा 3D 4S2 3D3 4S1। यहाँ पे जाएंगे तो होगा 3D 3 4S0, और यहाँ पे जाएंगे तो 3D2 और 4S0, क्योंकि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस इज योर फर्स्ट। और वेनेडियम यहाँ से जाएंगे वेनेडियम प्लस 2 में तो ये होगा आपका सेकंड और ये होगा आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे T2Z हाफ फिल्ड T2Z है, हाफ फिल्ड T2Z3 EZ0 है जो कि स्टेबल है। वहां से हम मूव कर रहे हैं T2Z2 में और EZ0 में, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी हाई। लेकिन इसके मुकाबले जो अब इन क्रोमियम वेनेडियम और क्रोमियम में हमें देखना है, देखिए वेनेडियम और क्रोमियम में अपने को चेक करना है कि कौन सा हाई होगा। हमें पता चल गया है कि यहां से वेनेडियम भी हाई होता है, वेनेडियम से +2 से वेनेडियम +3 में जाएंगे ये भी हाई है, और मैग्नीज +2 से मैग्नीज +3 में जाते हैं तो ये भी हाई होता है। लेकिन कौन सा ज्यादा होगा, एक में हम जा रहे हैं एक में हम जा रहे हैं एक में हम जा रहे हैं 3D54S0 से 3D44S0, और एक में हम जा रहे हैं T2Z3EZ0 से T2Z2EZ0। ये वाला जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमेशा हाई होगा और ये इससे लो होगा, यानी ये वाला ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि जो 3D5 है वो मोर स्टेबल होती है देन T2Z3। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3D5 इज मोर स्टेबल देन T2Z3, मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव, तो इसके हमें साइंटिफिक रीजन देने हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई नोट जो है वो कॉपर +2 से कॉपर में जाने के ऊपर पॉजिटिव क्यों होता है। अपने को पता है कि कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो जाएगा कॉपर, और जो इसका ई नोट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 वोल्ट होता है, आप ये याद रखिए। और साथ में जिंक का भी याद रखिए, जो ई नोट जो जिंक +2 से जिंक का होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है -0.76 वोल्ट होता है। तो ये याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो ही याद रखने हैं आपको, ज्यादा याद नहीं रखने। ऐसा करने के ऊपर ई नोट है वो पॉजिटिव कैसे आ सकता है, वो भी एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली का इसलिए बोला है क्योंकि आप जब भी स्कैंडियम से कॉपर एंड जिंक तक जाते हैं तो पूरी 3D की सीरीज के अंदर कॉपर इज द ओनली एलिमेंट जिसका जो ई नोट होता है दैट इज पॉजिटिव, इसलिए एक्सेप्शनली का वर्ड है। इसके कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 क्या है वो देखिए। रीजन नंबर 1 तो ये है कि कॉपर जो है वो +2 में जब होता है
तो वो अपनी डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है और वो बहुत ज्यादा होती है जब भी अपने एक्वस मीडियम में होता है, यानी सोल्ट होता है। सोल्ट कैसा हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि CuCl2। और वहीं पे जो कॉपर जो होता है, कॉपर से कॉपर प्लस 2 बनने के अंदर जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब जो डेल्टा एच और हाइड्रेशन एंथैल्पी है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इनमें अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर डोमिनेट करती है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मोर है देन डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, और दूसरा केस ये बन सकता है कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर पहले केस की बात करें तो जहां पर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डोमिनेट करेगी वहां पर ई नोट की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है या फिर लो आती है। लो का मतलब होता है कि कम नेगेटिव होती है, कम नेगेटिव होती है। और यही केस हमारा बनता है कॉपर का। कॉपर में जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी डोमिनेट करती है ओवर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 2। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू मोर नेगेटिव आएगी, मोर नेगेटिव आएगी हमेशा, क्योंकि कॉपर के लिए ये वाला केस ज्यादा है। दूसरा रीजन कॉपर जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, यानी कॉपर +1 से +0 में भी जाएगा और कॉपर 0 में भी जाएगा। तीसरा तीसरा चलिए, दो ही रीजन बहुत है हमारे इसके लिए, मेन रीजन हमारा यही है। ठीक है, आपको अगर पॉजिटिव देखना है इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीज कह रहा हूं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कॉपर +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है, और कॉपर +2 की जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सीधा सीधा हमारा 3d10 4s1 है, और ये हमारा 3d8 4s0 है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट। आपको ये समझना है कि कैटलिस्ट जो होता है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो शो क्यों होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो शो क्यों करता है कोई भी कोई भी कोई भी नहीं बल्कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, उसका रीजन समझिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि कोई भी मेटल जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, यानी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप ये भी कह सकते हो कि वो मेटल जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी मेटल जो है वो +1 में भी है, +0 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है। ऐसा होने के ऊपर ये जो मेटल्स हैं जो सरफेस के अंदर, चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और बीच में ऐड कर देते हैं इसमें। तो मेटल है वो ऐसा करने के ऊपर अपनी साइज वेरी करने लगता है, साइज वेरिएशन शो करता है, साइज वेरिएशन शो करेगा। क्यों? 0 का सबसे +1 का थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, +2 का और छोटा हो जाएगा, 0 का थोड़ा इनके कंपैरिजन, यानी साइज जो है वो इनका इस ऑर्डर में रहता है, साइज वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर जो कैविटी होती है रिएक्शन में, रिएक्शन में जो भी कंपाउंड होंगे उनके सरफेस के ऊपर कैविटी होंगी, उन कैविटी के अंदर ये अपनी अलग अलग साइज में फिट होते हैं, यानी कैविटीज में ये फिट हो जाते हैं। और कैविटीज में फिट होते ही
ये रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। यहां से एक सवाल और बनता है कि वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये शो ही क्यों करता है। ये सवाल बहुत बार आया भी है और आगे भी आने की संभावना है। यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये शो क्यों होती है। देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने का रीजन ये है कि जो 3D और 4s का जो भी बीच में डेल्टा ई होता है, जो डेल्टा ई होता है, वो डेल्टा ई जो है वो बहुत कंपेरेबल होता है। यानी बहुत इनका जो डेल्टा ई गैप होता है वो बहुत स्मॉल गैप होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर जंप कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। और ऐसा करने से ही इसका दूसरा रीजन निकल के आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी का। सेकंड रीजन जो निकल के आता है वो यही है कि ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का जो रीजन है, इसके होने का जो रीजन है वो सीधा सीधा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is lengthenoid contraction and what are major consequences। यानी हमें ये देखना है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या और उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे जो डी ब्लॉक की जो 4D और 5D सीरीज है, ये समझिए। देखिए, सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझिए। जब भी हम 4D सीरीज में और 5D सीरीज में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज जो है वो घटना चाहिए, सॉरी जो साइज जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, बट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। उसका रीजन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल एटम और आयन। इसकी वजह से इसका भी सेम रीजन है, सेम टू सेम रीजन, इसका भी साइज डिक्रीज होता है और इसी वजह से होता है चलिए, ऐसा होने की वजह से जो साइज डिक्रीज होता है उसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये साइज बढ़ना चाहिए था लेफ्ट टू राइट, लेकिन घट गया ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। और ऐसा होने का रीजन ये है कि जो भी 4f ऑर्बिटल आती है, फिर आती है 5D और फिर आती है आपकी 6s ऑर्बिटल आती है, अब इनके अंदर जो 4f का डिफ्यूजन होता है, वो डिफ्यूजन जो होता है ऑर्डर, जो डिफ्यूजन ऑर्डर होता है वो हाई होता है। जो डिफ्यूजन ऑर्डर होता है, डिफ्यूजन ऑर्डर जो होता है वो बहुत हाई होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल के अंदर बहुत ज्यादा फैलते हैं और बहुत ज्यादा फैलेंगे तो वो अगर डिफ्यूजन ऑर्डर जितना हाई होगा, यानी उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है अपने बाकी इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का, यानी 5D को शील्ड करने का और 6s को शील्ड करने का, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी लो, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। और जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जो न्यूक्लियस है वो 5D एंड 6s को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके साइज को डिक्रीज कर देगा। यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है, तो जो जेड न्यूक्लियर है वो
सीधा इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर दूर है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक अगर इलेक्ट्रॉन लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है, तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगा किसके अंदर, 4f में। और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करेगा 5d एंड 6s के इलेक्ट्रॉन्स को, और कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन अक्कर करेगा। दिस इज द रीजन। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर ऐसा होगा ना तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका साइज जो है वो सिमिलर हो जाएगा। उनका जो साइज है वो दैट विल बी सिमिलर। और अगर एक बार साइज सिमिलर हो गया तो पहला तो कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1 तो ये हो गया। अगर साइज सिमिलर हो गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट 4D एंड 5D। लेट्स से जर्कोनियम एंड हॉफनियम, इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट इन ए रिएक्शन मिक्सचर। इनको रिएक्शन मिक्सचर में सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा रीजन है। और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं जिसकी वजह से आप इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगी। और ऐसे करके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनमें से 1, 2 या 3 आप जो भी मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर 3 कॉन्सिक्वेंसेस मोर देन इनफ रहेंगे। तो आप 3 कॉन्सिक्वेंसेस को ही ध्यान रखें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप कैसे लिख सकते हैं और देख लीजिए। बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी लेंथनम से लुटेटियम तक जाएंगे तब जाके आपका यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पर जो OH नेगेटिव रिलीज होंगे विल बी स्लो। और जो यहाँ पे LA जो रिलीज, यहाँ पे जो OH नेगेटिव होंगे रिलीज होंगे विल बी रैपिड, आप ये कह सकते हैं। और कैसे CBSE एग्जाम बोर्ड में कैसे लिखना है उसके लिए आपके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आंसर्स हैं, आप वहां से देखिए। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि 4F के अंदर एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक सवाल और बन सकता है। 4F जहां पर होगा वहां पे होगा आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जहां पर आपकी 5F ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाएगी, यानी एक्टिनॉइड्स, वहां पर आपका शुरू हो जाएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक सवाल ये बनता है आपके लिए, मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया भी हुआ भी है। दिस इज योर होमवर्क। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए विद लॉजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।